एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स है उसकी जो स्ट्रेटजी वगैरह होना चाहिए या फिर आप कैसे उस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि ये वीडियो बनाने का पीछे जो रीज़न है वो है कि स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मुझे कि सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या फिर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम्स के लिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो स्ट्रेटजी है वो हर एक के लिए डिफरेंट रहती है। मैं आगे डिस्कस करूँगा कि क्यों डिफरेंट रहती है हर एक के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो तो आपको खुद बनाना है कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने जो स्ट्रेटजी है मैंने खुद बनाई है अपने लिए। अब अगर बात करते हैं आगे की, अगर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम, अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। एसएससी है, बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एसएससी देना चाह रहे हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हो या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए, ये सब एग्ज़ाम्स देना चाहते हो। अब आरबीआई, नाबार्ड, सेबी ये सारे एपेक्स इंस्टीट्यूट है, वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही आते हैं। मगर मैंने इसको क्यों डिफरेंट रखा है, क्योंकि ये जो आरबीआई ग्रेड बी है या फिर नाबार्ड है या फिर सेबी ग्रेड है, इन सब की जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके जो क्वेश्चंस है डिफरेंट है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। क्योंकि अगर आरबीआई वगैरह देखते हो आप तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के पेपर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप ये बात नहीं है कि आप दे नहीं सकते, डेफिनेटली आप दे सकते हो, मगर उसके लिए डेडिकेशन चाहिए प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। मैं यहाँ पे मेनली बात करूँगा कि जो बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम है और इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्ज़ाम है उसके ऊपर, कि आप लोग वो सब एग्ज़ाम्स कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। अब अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे कुछ अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। ओके, जैसे जीके रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, तो कंप्यूटर नॉलेज रहता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स है जिसकी हमें प्रिपरेशन करना है। अब अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग सेक्शन पे हम कैसे प्रिपेयर करें। अच्छा, इससे पहले मैं बात करता हूँ जो बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स के एग्ज़ाम जो होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं। वो मेनली होता है प्रीलिम्स रहता है उसमें और मेंस रहता है उसमें। ओके, ये सभी को आप सभी को पता है। और मेंस के बाद होता है आपका इंटरव्यू। अब जब आप प्रिपरेशन करोगे, ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है, आप ये दिमाग में रखो कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें एक सीट आपको चाहिए। ओके, आप ये मत सोचो कि आईबीपीएस पीओ टफ जा रहा है या फिर एसबीआई पीओ टफ जा रहा है, मैं कैसे करूँगा, मुझे तो क्लर्क के एग्ज़ाम्स देने हैं क्योंकि वो आसान रहता है। यह पहली चीज़ आप ये दिमाग से निकालो। क्योंकि अगर आप देखते हो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, जो क्वेश्चंस लेवल है, वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं रहा है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है तो इजी आएगा, पीओ का एग्ज़ाम है तो टफ आएगा, ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट, आप ये डिसाइड करो कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एसबीआई दे रहे हो या फिर एसबीआई पीओ दे रहे हो या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको एक सीट चाहिए। आप अपने आप में वो चीज़ लाओ कि हाँ मुझे एक सीट चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि जो प्रीलिम्स आप दे रहे हो ना, वो जो प्रीलिम्स आप दे रहे हो उस पर आप 100% सिलेक्शन होगा आपका और मेंस आप देने जाओगे। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहोगे ना, कि हम पढ़ते रहते हैं प्रीलिम्स के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप पढ़ते रहोगे
प्रीलिम्स के बाद अगर मेंस की मैं बात करता हूँ तो आपको अराउंड 1 महीने का टाइम मिलता है मैक्स टू मैक्स। उस 1 महीने में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इतना वास्ट सिलेबस रहता है मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स के लेवल के जो पज़ल रहते हैं वो मेंस में नहीं आते हैं। प्रीलिम्स के लेवल का जो डीआई रहता है वो मेंस में नहीं आएगा, और जीके तो वास्ट है ही है। सो आपको पढ़ना है मेंस के लिए। ओके, मैं बहुत कुछ डिस्कस करूँगा, बहुत कुछ, क्योंकि मैं कुछ ग्रुप में एक्टिव हूँ जहाँ पे मुझे मैं बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी देखता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स के। अब मैं आऊँगा उस सब में। तो चीज़ ये है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहो, प्रीलिम्स के लिए भी करना है, मैं वो नेक्स्ट बता दूंगा कि कैसे। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। इंटरव्यू का प्रिपरेशन, मैं एक जो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है इन सब एग्ज़ाम्स में, मैं उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दूँगा कि क्या क्या बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, या फिर आप कैसे प्रिपेयर करोगे जो आंसर्स वगैरह है, उसके ऊपर भी मैं एक डेमो वीडियो बना दूँगा। और एक चीज़ जो है मेंस पे आता है जो रिटन, मतलब आपको लेटर लिखना पड़ता है, या फिर वैसे जो पेपर है जो रिटन आता है हाफ एन आवर तक, तो उसका भी मैं वीडियो आपको बता दूंगा कि आपको कैसे लेटर वगैरह लिखना है। मैं प्रेफर करता हूँ ऑफिशियल लेटर लिखना, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है ना, वो अगर सही तरीके से आप वो लेटर का फॉर्मेट लिखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो अब हम आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कैसे हम जो टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करें। पहला टॉपिक मैं अगर लेकर चलता हूँ रीज़निंग। ओके, तो रीज़निंग पे आपको क्या करना है। रीज़निंग पे देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखते हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिलॉग्स है, सिलोलिज्म जो है, सिलोलिज्म रीज़निंग पे अगर आप टॉपिक देखते हो तो सिलोलिज्म है। उसके साथ साथ जो पज़ल है वो एक बहुत ही वास्ट एरिया कंप्राइज करता है पेपर का, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो या फिर प्रीलिम्स देते हो तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि पेपर पे अगर रीज़निंग का जो सेट रहता है वो अराउंड 35 मार्क्स का रहता है। तो 35 मार्क्स में अराउंड कभी-कभी 20 to 25 मार्क्स के पज़ल्स रहते हैं। तो अगर आपको जो प्रीलिम्स निकालना है तो डेफिनेटली आपको पज़ल तो करना ही करना है एग्ज़ाम हॉल पे। ओके, सो ये चीज़ है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पज़ल करो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल पे जाते हैं ना, अगर हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं है पज़ल सेक्शंस पे, तो हम क्या होता है कि पज़ल जो है पज़ल लेके अटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज़ कर पाओ कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपका वीक पॉइंट है, या फिर जो सब्जेक्ट जैसे कि रीज़निंग हो गया, कौन से पार्ट पे आप अटक जा रहे हो। अगर रीज़निंग का जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप करके जाते हो ना, पहली चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ या फिर मैं फॉलो करता हूँ कि मैं एग्ज़ाम हॉल पे जाके पज़ल नहीं करता हूँ। पहली चीज़, जो बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अगर आप टाइम मान के लेते हो ना, टाइम लेके चलते हो, तो रीज़निंग पे जो 35 क्वेश्चंस है वो आप बना सकते हो। अब ये बात है कि आप जो टाइम लिमिट दिया जाता है ना 20 मिनट का, उसमें आप नहीं बना पाओ। ओके, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है। आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दे के देखो कि आप कौन से टॉपिक्स, मतलब रीज़निंग पे कौन से टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि रीज़निंग के जो बाकी के टॉपिक्स हैं ना, मतलब पज़ल के अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आ गया, तो मुझे पता है कि वो जो 10 क्वेश्चन है वो मैं कर पाऊँगा। ओके, सो मैं पहले वो अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर पज़ल में मैं अटक जाता हूँ, बाई चांस मैं अगर अटक जाता हूँ पज़ल में, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं पहले वो 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें 10 से 10 मार्क्स आने मेरे। उसके बाद मैं पज़ल लेता हूँ। अब
पज़ल जब आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे ना, ये पहले मुझे भी दिक्कत था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि पज़ल हम कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, कौन सा पज़ल। जब जो मेंटर्स रहता है ना, बहुत ऑनलाइन कोचिंग की है, मतलब जो हमें पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आप पज़ल पढ़ के समझ जाओगे कि आपको वो करना है या नहीं, एग्ज़ाम हॉल पे आपको वो पज़ल करना है या नहीं। मुझे वो डाउट लगता था कि हम पढ़ के कैसे करेंगे, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना है या नहीं। मगर ये चीज़ है कि जब आप बहुत अच्छे तरीके से वो पज़ल सॉल्व करते हो ना, बहुत अच्छे तरीके से, तब आपको समझ में आ जाता है कि आपको ये पज़ल करना है या नहीं। जब बहुत सारे पज़ल आप सॉल्व करके जाते हो, तो जब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैं पज़ल सॉल्व कर सकता हूँ। और एक चीज़, एग्ज़ाम हॉल पे कभी भी एक क्वेश्चन के ऊपर कभी भी ज़्यादा टाइम मत दो। ओके, सो क्या करना है हमें रीजनिंग के लिए? पज़ल बहुत अच्छे तरीके से करना है, बाकी के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, मगर पज़ल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं पज़ल के ऊपर ऑलरेडी मैंने जो चैनल पे है वीडियो बना दिया हूँ, और भी वीडियोस मैं बनाऊँगा, सो आप फॉलो करें वीडियोस, क्योंकि मैं एक कोर्स कराने वाला हूँ जो कि IBPS RRB है, या फिर IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एक कोर्स मैं कराने वाला हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा। सो उसमें मैं बहुत सारे पज़ल्स वगैरह डिस्कस करूँगा। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि हम पज़ल कैसे करें, तो मैं जो बता रहा हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए, बेसिक देखिए। मैं अपने चैनल पे भी डाल दूँगा कि बेसिक जो पज़ल्स हैं वो आप कैसे सॉल्व करें। और एक चीज़, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तब आप मेरिट शाइन चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट शाइन चैनल पे कुछ प्रीमियम लेवल के पज़ल वगैरह डिस्कस किए गए हैं, मगर वो आप तभी देखें कि जब आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि उस चैनल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह के भी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीज़निंग की। अब पज़ल में और एक चीज़ जो उस दिन मैंने एक ग्रुप में देखा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मैं OB जो ओलेट बोर्ड है, या फिर जो भी कोई भी एग्ज़ाम के, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके जो टफ़ पज़ल है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मगर मेरे से बन नहीं रहे। टफ़ पज़ल तो मैं कैसे करूँगा सॉल्व एग्ज़ाम हॉल पे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेसिक से स्टार्ट करो आप। ओके, और ये मत सोच के जाओ कि एग्ज़ाम हॉल पे बस टफ़ चीज़ें ही पूछे जाएंगे। ओके, जितना टफ़ आप जैसे कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप टफ़ पज़ल लेके कर लो, या फिर आपका बेसिक क्लियर है, आप जो मॉडरेट पज़ल है वो भी आपका निकल रहा है, मगर आप वो सारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप जो टफ़ पज़ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। अब उसमें क्या होगा, उसमें आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि हाँ, नहीं कर पा रहे हो ये पज़ल वगैरह। ओके, सो इसलिए जो आसान पज़ल है वो भी करो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको स्पीड चाहिए। मॉडरेट पज़ल भी करो, टफ़ पज़ल भी कुछ कर लो, मगर कोई एक टाइप के मत करो कि मुझे बस सिंपल करना है, या फिर मुझे बस टफ़ पज़ल करना है, मुझे तो सिंपल सार है, मैं OB के जो पज़ल वगैरह है, या फिर जो टफ़ पज़ल, बहुत ज़्यादा टफ़ पज़ल है वो मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। ओके, सारे के सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली अगर हम बोलते हैं, यह देखता है कि आपकी जो मैथ की पावर है वो कितना है। ओके, यहाँ पे भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, क्योंकि अगर आप SBI PO या फिर IBPS PO देखते हो, वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन कह के एक अलग मतलब क्वेश्चन सेट रहता है, मतलब अलग एक सेट रहता है जो कि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो जैसे रीजनिंग में पज़ल है, वैसे ही जो अगर हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो वहाँ पे एक बहुत ही लार्ज एरिया कंप्राइज करता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, जो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ,
तो प्रीलिम्स में जैसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से देखा गया है कि कुछ आपको पूछे जाते हैं नंबर सीरीज़ वगैरह के, कुछ आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके रहते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के। मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका क्या आता है, बोट एंड स्टीम, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम। सो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स पे आ जाते हैं। और 10 तो वहाँ पे हो गए। 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अराउंड नंबर सीरीज़ के। ओके, 15 क्वेश्चंस हो गए। तो कभी कभी देखा जाता है कि पेपर में 3 DI के सेट पूछे जाते हैं, मतलब 5 5 5 15 क्वेश्चंस के DI के सेट पूछे जाते हैं। अगर आपको 15 DI के सेट पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपने बोट, टाइम एंड स्पीड, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, कितने कितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, मगर बस DI से आपका 15 क्वेश्चन कवर हो रहा है। वैसे ही मेंस पे आपका तो अलग टॉपिक ही रहता है, DI का अलग क्वेश्चन सेट रहता है। तो आपको जो DI है इसमें बहुत ही ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ओके, DI वगैरह। अब यहाँ पे DI के लिए भी मैं बोलूँगा कि पहले अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि अगर आप मेंस के बारे में सोच के जाते हो, मेंस एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम देखते हैं तो SBI PO वगैरह पे अभी क्या किया जाता है कि DI का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। मतलब अभी ऐसा पूछा नहीं जाता है मेंस एग्ज़ाम्स पे कि x इज़ व्हाट % ऑफ y, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब क्या आता है, अब आपको अगर केसलेट DI दिया जाता है, केसलेट DI होता है कि जहाँ पे ग्राफ्स वगैरह नहीं दिया जाता है, जहाँ पे एक पैराग्राफ की तरह दिया जाता है जिससे कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो केसलेट वगैरह DI दिया जाता है जहाँ पे, वहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ डेटा दिया जाएगा, या फिर टाइम एंड स्पीड का एक मतलब ग्राफ दिया जाएगा जिससे कि आपको कैलकुलेशंस करना है। तो आपको मिसलेनियस जो टॉपिक्स है उसमें भी बहुत अच्छा होना है अगर आप DI अच्छे तरीके से करना चाहते हो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिक क्लियर रखना है। बेसिक क्लियर करने के लिए मैं कुछ वीडियो बना के दे दूँगा आप लोगों को कि जिससे कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो। उसके बाद मेरे चैनल है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप फॉलो कर सकते हो, मगर वो देखने से पहले अपना बेसिक ज़रूर क्लियर कर लो। मैं भी इस चैनल पे कुछ टफ़ लेवल के DI वगैरह भी अपलोड कर दूँगा, उसमें भी सेम है, बस टफ़ मत करो, सारे मिला के करो, सारे मिला के करो। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने जैसे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने DI की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली। अब हम आते हैं GK के ऊपर, जनरल अवेयरनेस, और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी कभी कभी पूछा जाता है। अब जनरल अवेयरनेस हम कैसे प्रिपेयर करें? बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमें बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये जो चीज़ें है इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। स्टैटिक GK जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। स्टैटिक्स पूछा जाता है, मगर वो भी करंट अफेयर्स जो है, करंट पे जो चल रहा है उसके ऊपर रिलेट करके पूछा जाता है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को ग्रेड अप जो है, ग्रेड अप पे आपको वीकली GK मिल जाएगा। ग्रेड अप के वीकली GK आप कर सकते हो। ओके, ग्रेड अप का वीकली GK पढ़ लो आप। उसके साथ साथ हम आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस पे। बैंकिंग अवेयरनेस का जो है, जो ग्रेड अप का वीकली GK अगर आप देखोगे वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स बनाया गया है, मतलब स्टेट्स न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, उसके बाद बैंकिंग न्यूज़, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो वीकली GK हमारा हो गया ग्रेड अप का। उसके बाद वीकली GK पढ़ने के बाद आप ऐसा कर सकते हो कि अड्डा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपके जो डेली क्विज़ है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म का, जागरण जोश हो गया, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म का
जो आपका जो डेली क्विज़ वगैरह है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको अगर बेसिक समझना है उसके लिए मैं एक बुक बता सकता हूँ कि जो कि है अरिहंत का, जिसमें हमें बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह मिल जाता है। मगर मैं और कुछ चीज़ नोट्स वगैरह आपको दे दूँगा जिससे कि आपको वो बुक की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं जो नोट्स दे दूँगा उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ के जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है, रेपो रेट्स वगैरह है, उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ वीडियोस भी बना के दे दूँगा, एक डिटेल्ड वीडियो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रेड आपके वीकली जीके पढ़ना है, या फिर आपको जो भी पसंद आए, जो भी जीके पसंद आए, मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ग्रेड आपके वीकली जीके आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आप जो अड्डा या फिर ग्रेड आप जो कोई भी प्लेटफॉर्म के जो डेली क्विज़ है वो आप कर लो। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं कुछ नोट्स अपलोड कर दूँगा और वीडियोस भी अपलोड कर दूँगा कुछ, जिससे कि आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपको हो जाएगा। अब रहता है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी मैं कुछ नोट्स अपलोड कर दूँगा। बुक अगर पढ़ना है आपको तो आप अरिहंत का एक बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, कंप्यूटर अवेयरनेस, वो आप फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ अड्डा के जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस है वो आप फॉलो कर सकते हो। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा जीके के पार्ट। क्योंकि और एक चीज़ जो है, जीके आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जीके एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आपको अराउंड 30 मिनट में आंसर करना पड़ता है, जो कि अगर आपको पता है तो श्योर शॉट है। क्योंकि इसमें बस जैसे 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है आपका। ओके, सो अगर आपको पता है आंसर, इसमें ना ही तो कैलकुलेशन करना है, ना ही पजल सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, बस अगर आपको आंसर पता है तो वही 100% आंसर है, तो इसको ट्रैक करना है। और इसमें अगर आपको 30+ मिल जाता है ना 40 में, तो बहुत आप मतलब जो लिस्ट है ना, लिस्ट में बहुत ऊपर आप चले जाओगे। ओके, सो ये जो पार्ट है ये बहुत क्रूशियल है, जीके पार्ट, करंट अफेयर्स पार्ट। ये आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। इंटरव्यू पे जाओगे, वहाँ पे भी करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हम कैसे प्रिपेयर करें। अब इंग्लिश के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि इंग्लिश अगर प्रिपेयर करना है उसके लिए वैसे कुछ बुक वगैरह तो आप देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का ही है कुछ। आप वोकेबुलरी वोकैब जो है वो आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। मगर इंग्लिश पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है लेटर राइटिंग वगैरह। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए। सो लेटर राइटिंग के जो वीडियोस है कि हम लेटर वगैरह कैसे लिखें, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। सो आप लोग इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको एक सीट चाहिए। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उसमें एक सीट चाहिए। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए। ओके, ये मत सोचिए कि SBI PO जो है वो तो इस साल निकला है, मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं है, मैं नेक्स्ट साल इसके लिए अप्लाई करता हूँ। ये मत सोचिए, अप्लाई कर दीजिए। ओके, क्योंकि कब कौन सा एग्ज़ाम हो जाएगा ना, ये आपको भी नहीं पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, यहाँ तक कि मेरा भी ऐसा हुआ है। RRB PO क्लियर हो गया था, मगर RRB क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ओके, सो जितने एग्ज़ाम्स है, जितने भी आपका जो एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, बैंकिंग के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, आप सभी को अप्लाई करिए। फ़ीस थोड़ा सा भी ज़्यादा है, मगर देखिए
नौकरी लगने के बाद ये जो फ़ीस है ना, वो सब 1 महीने में हो जाएगा आपका, सब 1 महीने में हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जितनी भी एग्ज़ाम्स है उस सभी को आपको अप्लाई करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद एग्ज़ाम्स देने जाना है, क्योंकि जॉब आपको चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट जो वीडियोस है मैं उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैं वो डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू।